सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास के अंदर ना हमारे पास जो भी टॉपिक हो चुके हैं पहले तो ना वो सारा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाके अच्छा एक छोटी सी डेफिनेशन में सबको दिक्कत थी, ठीक है। और कौन सी थी वो, कैपिटल गुड्स क्या होता है, ये था ना। जो कैपिटल गुड्स है, अब मतलब कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, इसके बारे में जो उसकी जो डेफिनेशन है वो लिखवानी थी। अब सुनो भाई, हमारे पास पहले समझते हैं कि जो कैपिटल गुड्स हैं वो होते क्या हैं, पूंजीगत वस्तु क्या होती है। तो भाई इसके बारे में लिख लो पहले, मतलब कि हेडिंग डालो जो भी तुम्हारे पास है, कैपिटल गुड्स या फिर जो है पूंजीगत वस्तुएं। भाई आप सिंपल सी बात बता चुका हूँ कि ये हमारे पास प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो किसी चीज़ का उत्पादन करता है, उत्पादक है। उत्पादक की स्थिर परिसंपत्ति होती है जिसका वो यूज़ किसी वस्तु के उत्पादन में बार बार करता है। बात समझ आ रही है? मान के चलो कि जूते को सिलने वाली मशीन, तो अब मुझे बताओ कि एक बार सिलने के बाद वो मशीन ख़त्म हो जाएगी या अगले जूते को सिलेगी? वो अगले जूते को सिलेगी ना, ठीक है। तो ये तो मैंने मान लिया इसका। तो दूसरी बात बोलता हूँ, और बिल्डिंग बनाने के लिए जो मशीन चाहिए होती है मसाले वगैरह पर पहुँचाने के लिए, तो वो भी क्या भाई, कैपिटल गुड्स एक टाइप का। बात समझ आ रही है? वो हमारे पास क्या है, कैपिटल गुड्स है। सुनो, हमारे पास क्या भाई, वो कैपिटल गुड्स है। अब ये जो कैपिटल गुड्स है भाई क्या है ये, जैसे मान लो ये भी तो हर बार बार बिल्डिंग बनाती है, ठीक। और मैं बोल दूँ मान लो कि एक कोई क्या नाम ले, चलो मान लो भाई एक मोमोज वाला है, ठीक है। तो उसके जो बर्तन है वो बार बार उसी में तो मोमोज बनाएगा, या एक बार बनाया ख़त्म हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं भाई, वो सारे के सारे गुड्स जो कि किसी भी एक गुड्स को बनाने में बार बार उपयोग किया जाता है, मतलब किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में बार बार यूज़ किया जाता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है भाई। देखो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेपिडेटली, ठीक है, या फिर रिपीटली बोल सकते हैं, रिपीटली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास होती है। अब भाई देखो इसकी डेफिनेशन लिखने शुरू करो, पहले हिंदी में लिख लो। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां हैं और उत्पादन प्रक्रिया में इनका बार बार प्रयोग होता है, ठीक है भाई। पहले तो मैं ये वाली बातें पता लग रही है। अब ना इसके नीचे एक हैशटैग डाल के लिख लो, उसमें लिखो ये टिकाऊ उपयोग उत्पादक वस्तु है। भाई टिकाऊ वस्तु बता चुका क्या होती है वैसे, ठीक है। एक बार जिसका नहीं हुआ वो वीडियो कवर कर लेगा वो। भाई लिखो इंग्लिश में, ये टिकाऊ उपयोग उत्पादक वस्तु होती है। भाई सुनो इंग्लिश में लिख लो एक बार, कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर and are repeatedly used in the process of production। भाई इसके एग्जाम्पल तो बताया ना, मशीन वगैरह होंगे, इतना तो पता लगता है, कॉमन सेंस की बात है। और भाई उसके नीचे हैशटैग डालो और लिखो दीज आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। These are durable use producer goods and are of high value। भाई बहुत ज़्यादा कीमत के होते हैं। भाई मैं तो सबको लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था कि भाई डिफरेंस लिख के लेके आने हैं, ठीक है। किसी से बीच में डिफरेंस क्या था मैंने, इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में और फाइनल गुड्स के बीच में, ठीक।
और मतलब कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु के बीच में। अगला हमारे पास था जो हमारे पास है कंज्यूमर गुड्स और जो कैपिटल गुड्स है इसके बीच में, ठीक है, मतलब कि हिंदी में इसको बोलते हैं उपभोक्ता वस्तु या फिर जो पूंजीगत वस्तु है, इनके बीच में मैंने कहा था अंतर लिख के लेके आने के लिए। तो भाई ये चीज़ तुम्हें पहले चेक करवा के जाना आज, वरना उसके बाद देखा जाएगा फिर। भाई तो तुम्हें पहले जो हमारे पास लास्ट टॉपिक था वो क्या था, सुनो भाई। अब ना हम जो देखो ये वाला टॉपिक था पूंजीगत वस्तु के बारे में। अब ना भाई मैं तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और लिखवाए थे, ठीक है। हमारे पास था कि वैसे बता चुका था मैं क्या है कि जितने भी जो हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इट कैन बी फाइनल गुड्स, जितनी मध्यवर्ती वस्तु है वो मेरे पास अंतिम वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। बता चुका इसको कैसे, जिसको नहीं पता दोबारा देखो पिछली वीडियो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो अगला है कि जितने भी उपभोग वस्तु हैं वो मेरे पास पूंजीगत वस्तु भी हो सकती है, मतलब कि एक ही वस्तु को हम उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु भी बोल सकते हैं, मतलब कि सेम गुड्स को हम क्या कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वो करा रखा मैंने, टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं होगा। लास्ट वीडियो सुनो भाई, इसीलिए रिकॉर्डिंग चलती है, टाइम वेस्ट ना हो। सुनो भाई, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डालो कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई अब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी में है निवेश की अवधारणा तथा घटक। हिंदी में है निवेश की अवधारणा तथा घटक और इंग्लिश में है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश की अवधारणा तथा घटक। भाई सुनो, सबसे पहली बात हम समझते हैं कि निवेश का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। पहली चीज हमें समझनी है कि निवेश या फिर जो इन्वेस्टमेंट है होती क्या है। इन्वेस्टमेंट या जिसको हम निवेश बोलते हैं, ये एक्चुअल में क्या होती है भाई। सुनो, निवेश या फिर जो इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब सिंपल सा होता है भाई। देखो अगर ना जो भी नॉर्मल सी बात बोली जाए ना, एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात, तो इंक्रीज इन द वैल्यू या फिर इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। बात समझ आ रही है, जो मेरे पास पूंजीगत वस्तु होती है उसके स्टॉक में जो वृद्धि हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला भाई पिछले साल जो मेरे पास एक मशीन थी उसकी वैल्यू थी मेरे पास 10,000 रुपये, ठीक है। एक मशीन थी मेरे पास, उसकी वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपये थी। अब क्या हुआ कि भाई मेरे कंपनी में काम ज़्यादा आने लग गया, मैंने एक मशीन और खरीदी, लेकिन मशीन मैंने वो 10,000 रुपये की नहीं खरीदी, मैंने खरीदी 5,000 रुपये की। बात सुना रही है, मैंने इस बार कितने की मशीन खरीदी भाई, 5,000 रुपये की मैंने मशीन खरीदी है। तो बताओ मेरी कैपिटल गुड्स में कितनी वृद्धि हुई है, जो मेरे पास जो पूंजीगत वस्तु है उसमें कितनी वृद्धि है। कैपिटल गुड्स में इंक्रीमेंट कितना है, 5,000 का है। देखो पहले 10,000 था, पहले कितना मेरे पास 10,000, अब हो गया मेरे पास 15,000। बताओ भाई कितना इंक्रीज हुआ है। जो कैपिटल गुड्स का स्टॉक है वो कितना इंक्रीज हुआ है, जो मेरे पास पूंजीगत वस्तु का जो स्टॉक है 5,000 रुपये का बढ़ गया। तो इन्वेस्टमेंट कितनी की भाई, 5,000 रुपये की। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को जो हम डिनोट करते हैं ना वो करते हैं आई से। जैसे मान के चलो मैं तुमसे बोलता हूँ किलोग्राम, तो किलोग्राम को कैसे डिनोट करते हैं, केजी से। किलोग्राम को करते हैं केजी से। किलोमीटर को किससे करते हैं, के एम से। सेंटीमीटर को किससे करते हैं, सी एम से। वैसे ही इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं आई से। बात समझ आ रही है। अब देखो भाई हम अगली बात करते हैं कि जैसे मान लो ये मेरे पास क्या इन्वेस्टमेंट है। मैं तुम्हें एक ना वर्ड सिखाता मैंने 11th क्लास में, ये क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन, है तो इसका मतलब चेंज इन। बता था मैं ना, चेंज इन मतलब कि जो बदलाव हुआ है इसको डेल्टा बोलते हैं वैसे। तो भाई हमारे पास इसका मतलब क्या, तो चेंज इन, कितना बदलाव हुआ है। बात समझ आ रही है, कितना बदलाव हुआ, बस हुआ है। तो आई का मतलब पता लगे इन्वेस्टमेंट होती है। तो बताओ डेल्टा आई का मतलब क्या होगा, जो मेरे पास डेल्टा आई है इसका मतलब क्या होगा भाई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जो मेरे पास क्या है कि निवेश में जो भी परिवर्तन हुआ है वो बोलेंगे ना, इसे क्या बोलेंगे भाई, इसका मतलब होता है परिवर्तन या फिर मैं परिवर्तन।
में परिवर्तन। ठीक है, तो डेल्टा आई का मतलब क्या है? देखो आई का मतलब क्या है भाई मेरे पास? आई का मतलब निवेश होता है ना। ठीक है, आई का मतलब क्या है मेरे पास? इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैं डेल्टा आई बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि निवेश में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर? इसमें दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा पहले तुम्हें इन्वेस्टमेंट का मतलब पता लगा? एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हमारे पास होती क्या है? इन्वेस्टमेंट का मैं तुम्हें मतलब बताया था। देखो जो छोटी सी डेफिनेशन तुम्हें जो याद रख के चलनी है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के जो याद रख के चलनी है, वो ये है कि अगर कभी भी जो मेरी पूंजीगत वस्तु है उसके स्टॉक में वृद्धि होती है, जितनी वृद्धि हुई है ना, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। बात समझ आ गई? अच्छा अगर स्टार्टिंग में जीरो थी, फिर मैंने 10,000 की खरीदी, तो अब 10,000 मेरी इन्वेस्टमेंट है। बात समझ आ रही है? अब सुनो भाई, इंग्लिश में क्या है मेरे पास कि जो भी कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स के स्टॉक में जितना भी चेंज आया है या फिर मान लो जितना इंक्रीज हुआ है, वो कैपिटल गुड्स का स्टॉक जितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। बातें पता लग रही है? अब सुनो, भाई सबसे पहले तुम्हें इन्वेस्टमेंट का मतलब पता लग गया। अब ना हम अगली बात करते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स मैंने अभी बताया, पूंजीगत वस्तु बताई ना मैंने अभी, पूंजीगत वस्तु के बारे में बता चुका हूँ, जिसका उपयोग बार बार उत्पादन में किसी वस्तु के उत्पादन के लिए बार बार, मतलब किसी वस्तु के उत्पादन के लिए बार बार किया जाता है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? पूंजीगत वस्तु क्या होती है? मैं देखो कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिसका यूज़ किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन में, ये मान लो कि भाई बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया बहुत सारे, जैसे मान लो कि भाई जूते को सिलने वाली जो मशीन है वो, ठीक है, टेलर के पास कपड़े को सिलने वाली मशीन है, वो बार बार सिलती है ना, वो कपड़े को बार बार प्रोडक्शन कर रही है कपड़े का। बात तो लग गई? अब सुनो, तो भाई पहले ये दो वर्ड का तो मैं मतलब पता लगा, आई का मतलब बता दिया मैंने, डेल्टा का मतलब बता दिया, और डेल्टा आई का मतलब बता दिया। ठीक है, अगली बात करते हैं भाई के का मतलब क्या है। के का मतलब तुम्हारे पास जब भी आ जाए ना तो कैपिटल गुड्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत वस्तु। भाई कोई दिक्कत है इसके अंदर? अब सुनो भाई, देखो जिसको यहां तक सारा क्लियर है ना, अब उसके बाद में भाई लिखवा दे रहा हूं जो हमारे पास डेफिनेशन है उसे, फिर देखो क्या है। लिखो भाई इसके अंदर, निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में, निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। लिखो भाई इंग्लिश में, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू increase in the stock of capital, increase in the stock of capital। अच्छा के का मतलब मेरे पास यहाँ पे कैपिटल गुड्स है। ठीक है, तो मुझे बताओ डेल्टा के का मतलब क्या होगा? चेंज इन कैपिटल गुड्स, ये तो होगा ना। ठीक है, तो इसको लिख लेना। अब सुनो भाई, अब मैं तुम्हें ना एक अगली बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं भाई पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण की बात कर रहे हैं भाई। पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है? सुनो, ये जो तुम्हारे जो कैपिटल गुड्स में ये मतलब कि बोल सकते हैं, जो मेरे पास कैपिटल गुड्स है, जो पूंजी के स्टॉक में ये जो परिवर्तन आता है, जो पूंजी का स्टॉक है
उसमें जो परिवर्तन आया है उसको क्या बोलते हैं, पूंजी निर्माण बोलते हैं। भाई इंग्लिश में बोल सकते हैं कि जो मेरे पास जो भी चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल का जो स्टॉक है इसमें जो भी चेंज आता है, कैपिटल का जो स्टॉक है इसमें जो चेंज आया है उसको बोलते हैं पूंजी निर्माण, मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैपिटल है उसमें जो भी चेंज आए हैं उसी को क्या बोल देंगे भाई, कैपिटल फॉर्मेशन है, और हिंदी में पूंजी निर्माण है। ठीक है, लिखना शुरू करो उसके अंदर। चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, इंग्लिश में लिखो भाई पहले, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। भाई लिखो हिंदी में, पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को, पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को पूंजी निर्माण कहते हैं। भाई सुनो, अब हम बात करते हैं जो मेरे पास मतलब कि हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट हमारे पास दो टाइप से होती है, बात समझ आ रही है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास दो टाइप से होती है, तो देखो भाई कैसे होती है। जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो निवेश है, निवेश मेरे पास भाई दो टाइप से होता है, इन्वेस्टमेंट दो टाइप से है। भाई पहला है मेरे पास फिक्स्ड, ठीक है, और जो दूसरा मेरे पास है वो है इन्वेंट्री। पहले मेरे पास क्या है भाई, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, दूसरा मेरे पास है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर निवेश। पहला है मेरे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, पहला क्या है मेरे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्थिर निवेश, ठीक है। दूसरा मेरे पास है भाई इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और जिसको हिंदी में बोला जाता है भाई, अच्छा क्या बोलेंगे इसको इन्वेंट्री को, माल सूची निवेश, ठीक है, ध्यान रखना इसको। गलत लैंग्वेज नहीं है बेशरम। मुझे ये पता है तुम सब माल किसे बोलते हो, इतना पता है मेरे को। नशेड़ी तो ज़्यादा जा रहा है समझो। सुनो भाई, तो भाई हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट दो टाइप से है। पहले मेरे पास है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, दूसरा मेरे पास क्या है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। पहले को हम बोलते हैं स्थिर निवेश, दूसरा मेरे पास है माल सूची निवेश। अब सुनो, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर ना भाई दो चीज़ों पे खर्चा किया जाता है। सबसे पहला मशीन के ऊपर, और दूसरा कच्चे माल के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, ये तो होता है। अब सुनो भाई, जो मेरे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब भी हमारे पास जो हमारी फिक्स्ड असेट्स है, अगर उसके स्टॉक में जो भी वृद्धि हुई है बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी बढ़ोतरी हुई है उसे हम क्या बोलेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलेंगे भाई, स्थिर निवेश से अभिप्राय स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में वृद्धि से है। बात समझ आ रही है। देखो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो मेरे पास मशीन वगैरह ना उसमें जितनी वृद्धि हुई है, जो भी मशीन वगैरह है उसमें जितने भी इंक्रीमेंट हुआ है, जो भी इंक्रीज हुई है, उसे हम क्या बोल देंगे भाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। पहले मेरे पास मान लो 10 लाख की मशीन थी, 5 लाख की मशीन और खरीद ली, इसे क्या बोलेंगे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन अगर बात कर दो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, तो पहले मेरे पास था मान लो 50,000 रुपये का कच्चा माल, ठीक है, मैंने क्या किया 30,000 रुपये का और खरीद लिया। अब कितने का हो गया भाई 30,000 रुपये की। इस बार मैंने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितने करी है 30,000 की। माल सूची निवेश कितने का हो यहाँ पे 30,000 का। जो भी कच्चे माल के ऊपर जो निवेश किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं माल सूची निवेश, ठीक है भाई। लिखा पहले ऐसा, इसकी हेडिंग डालो अलग से, उसके अंदर लिखना शुरू करो।
भाई पहले हिंदी में लिखना, स्थिर निवेश से अभिप्राय, स्थिर निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान, एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों, उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों, स्थिर निवेश से, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, स्थिर निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों, उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि होना है। भाई इसके नीचे तुम उदाहरण खुद लिख सकते हो कि मान के चलो 2021 में मेरे पास जो स्टॉक था वो था, मतलब कि जो मेरे पास फिक्स एसेट्स है ना, उसका स्टॉक था मेरे पास 50,000 रुपये का। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई हमने थोड़ा और खरीदा 30,000 रुपये का, अब कितने का हो गया, 80,000 रुपये का। बात समझ आ रही है? अच्छा देखो तुम्हारे पास ना अगर इसका क्वेश्चन आता तो कैसा आएगा, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन कि भाई राम अपनी एक फैक्ट्री चला रहा है, उसके पास स्टार्टिंग में जो मशीन थी वो 50,000 रुपये की थी, मतलब कि 2020 की शुरुआत में उसके पास मशीन थी 50,000 रुपये की। लेकिन 2021 के एंड में, मतलब 2021 जो एंड है ना, उसमें उसके पास मशीन हो गई 80,000 रुपये की। तो बताओ यहाँ पे जो मेरे पास ना स्थिर निवेश कितना है, ठीक है, जो मेरे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है। बात समझ में आ रही है? पहले मेरे पास थी 50 की, अभी कितनी बोली मैंने, 80 बोली ना, तो 30 बढ़ गया। बातें तो लग रही है? जितना हमारे पास बढ़ जाता है ना भाई, उसे देख के चलते हैं। ये बातें पता लगी सबको? देखो भाई इंग्लिश के अंदर ये इसका एग्जाम्पल पता लगा सबको कैसे लिखना है? लिखो, हिंदी वाला लिख लो स्पीड में। लिखो भाई इंग्लिश में, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू increase in the stock of, increase in the stock of fixed assets, fixed assets of the producer, hey, Ankit, fixed assets of the producer during an accounting year, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। भाई इसका एग्जाम्पल लिख लोगे, इसका एग्जाम्पल लिख लोगे ना। अब सुनो भाई, इसका पता है फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है। जो साल के एंड में मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स है वो, और जो साल के स्टार्टिंग में जो मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स है, माइनस कर दो उसको। बातें तो लग रही है? अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, साल के लास्ट में जो मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है वो, और साल के शुरुआत में जो मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है वो, दोनों को माइनस कर दो, आंसर। बात सुन आ रही है? देखो मैं बोल रहा हूँ साल के लास्ट में मेरे पास थी 80,000 रुपये की, साल के लास्ट में कितनी है, 80,000 रुपये। स्टार्टिंग में कितनी थी, 50,000 रुपये। माइनस कर दो दोनों को। भाई बताओ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितने की है, स्थिर निवेश कितने का है, 30,000 रुपये का। ये बात पता लग रही, कुछ है तो नहीं बड़ा सा? लिखो भाई इसका फॉर्मूला लिख लो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स फॉर्मूला लिखना है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ असेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। उसमें से माइनस कर दो, उसमें से माइनस करो स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स विद द प्रोड्यूसर, उसमें से माइनस करना है स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स विद द प्रोड्यूसर at the beginning of the accounting year, at the beginning of the accounting year।
भाई दोबारा फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं एक बार, हमारे पास फॉर्मूला है स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उसमें से माइनस करना है स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। लिखो भाई हिंदी में, स्थिर निवेश बराबर लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति का स्टॉक, लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति का स्टॉक माइनस करो उसमें से लेखा वर्ष के आरंभ में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति का स्टॉक, लेखा वर्ष के आरंभ में माइनस करना है उसमें से लेखा वर्ष के आरंभ में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति का स्टॉक। भाई बताओ तुम्हें पहले इसके बारे में पता लग गया, अपना पता सेम ऐसा ही है तो तुम्हें लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अपना अगली हेडिंग डालो भाई। अच्छा भाई एक बात और, सबसे पहले ना मैं तुम्हें ना इसमें कुछ बातें लिखवा रहा हूँ और एक मिनट ये वाली हेडिंग कर दो पहले, सबकी रफ कॉपी नहीं पता ना। सुनो लिखो भाई इसके अंदर स्थिर निवेश का महत्व। अगला मेरे पास है मतलब इंग्लिश में लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। भाई पहले ना हम बात करते हैं कि मतलब कि जो उसके ना हेडिंग डालनी है तो मैं भी सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, SIGNIFICANCE सिग्निफिकेंस, या फिर सिग्निफिकेंस के बदले तुम इंपॉर्टेंस भी डाल सकते हो। सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और भाई थोड़ा ना नए वर्ड भी सीखना जरूरी है। ठीक है, अब सुनो भाई, हम पहले ना इसका टॉपिक का मतलब समझते हैं। हमारे पास जो अभी मैंने हेडिंग डलवाई है इसके नीचे डलवाई है मैंने हेडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर स्थिर निवेश का महत्व। भाई मेरे पास जो महत्व है ना या फिर जिसको बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस, इसका मतलब है ज़रूरत क्या है। जब भी तुम्हारे पास आ जाए ना महत्व तो तुम्हें क्या समझना है, जब भी हमारे पास महत्व आ जाए तो तुम्हें क्या है कि उसका मतलब समझना है। ठीक है, मतलब क्या होता है भाई उसका, कि ज़रूरत क्या है उसकी। ठीक है, अब सुनो सबसे पहले लिख लो इसके अंदर, चलो मैं पहले समझाता हूँ भाई, जो भी पॉइंट हमारे पास है वो सारे समझाता हूँ। पहला पॉइंट समझो कि अच्छा देखो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, वीडियो बंद कर देना, चाह दूंगा ध्यान रखना पहले काम दोनों को। सुनो भाई पहले समझो कि हमारे पास ना पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट हमारे पास ये है सुनो भाई, देखो मैं क्या बता रहा था कि हमारे पास जो है मतलब कि सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि ज़रूरत क्या है। सबसे पहले चीज़ मुझे बताओ कि मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, उस मान लो टेलर की दुकान है मेरी। ठीक है, उसमें सिर्फ मैंने एक मशीन रखी है, सिलाई करने की सिर्फ एक मशीन रखी है। तो बताओ एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कपड़े सिल सकता हूँ मैं? 10 मान लूँ, एक दिन मान लो पूरी जान लगा दी मैं 10 सिल दूँगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर मान लो 10 सिल दूँगा। अगर मैंने अपनी मशीन बढ़ा दी, मैंने 1 से सीधे 10 कर दी, तो बताओ अब कितने से 100 से सकता हूँ आराम से। तो पहली बात समझनी कि जब मेरे पास स्थिर निवेश, जो मेरे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, अगर ये बढ़ जाती है, ठीक है, उससे क्या होता है भाई, जो मेरे प्रोडक्शन की कैपेसिटी है ना, जो उत्पादन की क्षमता है वो बढ़ जाती है। बात समझ आ रही है? लिखो पहला पॉइंट, it raise production capacity of the producer, it raise production capacity of the producer।
और भाई जो हिंदी में है, यह उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। यह उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। अच्छा मुझे बताओ कि भाई अगर एक ही दुकान पे 10 मशीन चल रही है, ठीक है, तो लोगों को काम मिलेगा? बात समझ आ रही है? समझाओ सब। एक ही दुकान है, उस पर 10 लोगों को काम मिला है, तो अब देखो 10 लोगों को काम मिला मतलब कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अब उनको अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी, ऐसे तो होगा। वो थोड़ा ढंग से खाना खाएगा, तो वो ढंग से खाना खाएगा तो क्या होगा, दुकानदार चलेगा। अच्छे स्कूल में भेजेगा मतलब जो स्कूल के प्रिंसिपल है उसका बेटा अच्छी जगह पढ़ेगा, ठीक है। और फिर मान लो अच्छी सर्विस लेगा तो चलेगा। वो अपने बेटे के लिए घर में वाईफाई लगवा रहा है तो क्या वाईफाई वाले का घर चलेगा। बातें तो लग रही है। तो सिंपल से क्या बताओ, इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो करेगी, यही तो बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास जो दूसरा पॉइंट है लिखो उसके अंदर, लिखो भाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। वैसे लीड्स टू लिखना, ठीक है, लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। हिंदी में लिखो, स्थिर निवेश के कारण से अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त होता है। स्थिर निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त होता है। उच्च स्तर प्राप्त होता है। भाई ये तुम्हें दो बातें पता लग गई। अब सुनो भाई, अब मुझे बताओ कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है ना। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा भाई, एक बात ध्यान रखना, जिस देश के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ना उस देश की जीडीपी बहुत हाई होती है। बात समझ आ रही है? जिस देश के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा है उस देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हो। चीन जो है ना भाई हर एक चीज़ बना रहा है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी जो है वो चीन की है। सकल घरेलू उत्पाद, मैंने पहली क्लास में बताया था कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या हमारे पास, जीडीपी क्या होती है, ठीक है। अगर भाई जिसको भी है थोड़ी सी दिक्कत समझ लेना क्या है जीडीपी, ठीक है। मैंने बहुत बड़ा सर्कल सा बताया था कि भाई पूरी जीडीपी चलती कैसे कैसे, ठीक है। अब सुनो, तो अब बताओ भाई, तुम्हें सर्कल याद है पहली क्लास वाला? अगर मुझे बताओ जो किसान है, अगर वो पहले सिर्फ 10 किलो का उत्पादन करता, वो 10 किलो से एकदम से 10,000 किलो का उत्पादन कर दे तो सबकी एकदम मान लो सबका ठीक ठाक चल जाएगा ना। तो इससे क्या होगा, हमारा जो देश है सबके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा, सबके पास ज़्यादा पैसा आएगा, इसका मतलब क्या है, जीडीपी ग्रो करेगी। तो लिखो तीसरा पॉइंट लिखो इसके अंदर, हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू हायर ग्रोथ ऑफ जीडीपी। हायर ग्रोथ ऑफ जीडीपी देखो भाई हिंदी में, उत्पादन के अधिक होने से जीडीपी में वृद्धि होगी। भाई जीडीपी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका जो अगला चैप्टर है ना भाई, ध्यान रख के चलना, पूरी जीडीपी के ऊपर ही है। बात समझ आ रही है? अब सुनो भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। भाई अब ना हमारे पास दूसरी हेडिंग डालो, माल सूची निवेश इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लिखो भाई, उत्पादक के पास कच्चे माल में होने वाली वृद्धि, कच्चे माल में होने वाली वृद्धि कोमा
तैयार माल में होने वाली वृद्धि, कोमा अर्ध तैयार माल में होने वाली वृद्धि, को माल सूची निवेश कहते हैं। ठीक है भाई, देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं 3 चीज़ क्या बोला। पहले मैंने बोला कच्चे माल, तैयार माल, अर्ध तैयार माल। अब मुझे बताओ एक कोई फैक्ट्री है, ठीक है भाई, इसको इंग्लिश में जो हम बोलते हैं, मतलब कि पहले मेरे पास है फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है, अनफिनिश्ड गुड्स है और रॉ मटेरियल बोल देते हैं। ठीक, तो एक फैक्ट्री बताओ, उस फैक्ट्री के अंदर 3 चीज़ होगी ना हमेशा। एक जो फैक्ट्री है उसमें सिर्फ 3 चीज़ें होंगी, या तो कच्चा माल होगा, या आधा बना हुआ होगा, या फिर पूरा बना हुआ। अब ये कोई नहीं बोलेगा भाई मतलब कि आधा बना और तो कच्चा माल, उसके बीच में कुछ होता है, ये नहीं मानना। थोड़ा सा बन गया उसको हम अर्ध मानते हैं, ठीक है, हाफ मानते हैं। लिखो भाई इंग्लिश में, लिखो भाई इसमें, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड, या फिर प्रोड्यूसर होल्ड्स। भाई 3 पॉइंट डालना उसके नीचे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ठीक है, या 3 पॉइंट डालो उसके नीचे। हिंदी में नहीं, हिंदी में नहीं, सिर्फ इंग्लिश में। प्रोड्यूसर होल्ड्स फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स है, दूसरा है सेमी फिनिश्ड गुड्स, और तीसरा हमारे पास है रॉ मटेरियल। अब इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना, चेंज इन दीज थ्री, change in these 3 leads to inventory investment। अब सुनो भाई, अच्छा इसका फॉर्मूला भी वही सेम होगा जैसा मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया ना, मतलब कि जो मेरे पास कैपिटल, जो मेरे पास है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का, इसका फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और माइनस करना उसमें से एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो वैसे ही इसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। लिखो भाई इसमें फॉर्मूला, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, उसमें से माइनस कर दो उसमें से माइनस करना है इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। लिखो भाई हिंदी के अंदर, माल सूची निवेश बराबर माल सूची निवेश बराबर लेखा वर्ष के अंत में माल सूची का स्टॉक, माल सूची का स्टॉक, उसमें से माइनस कर दो लेखा वर्ष के आरंभ में, लेखा वर्ष के आरंभ में माल सूची का स्टॉक। बताओ भाई ये वाली बातें पता लग रही है? भाई देखो जितना मैंने बता दिया ना, ये सारा का सारा तुम सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। और भाई घर से एक काम है, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब कि माल सूची निवेश का महत्व, ये घर से करके लेके आना है। करो जो भी नोट दोबारा।